बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेडियोलॉजी पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्क्लेमर है कि बैकग्राउंड में पंखे का शोर होगा, तो उसके लिए माजरत। तो कौन सी कीमो की दवाई है जो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को इनहिबिट करती है? तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हो, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। तो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को इनहिबिट करना, जब माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है या उनकी पॉलीमराइजेशन होती है, तो उससे माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते होते हैं। तो वो कौन सी ड्रग है जो पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती है? पी से पॉलीमराइजेशन, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सही है। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पी से पॉलीमराइजेशन। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसका साइड इफेक्ट होता है? विनक्रेस्टिन का। और विनक्रेस्टिन का छोटा भाई विनब्लास्टिन होता है। ये दोनों विनका एल्केलॉइड्स होते हैं। तो जो विनका एल्केलॉइड्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। जबकि जो टैक्सेंस होती है, जो टैक्स है, वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है ना। तो जो टैक्सेंस है, टैक्स है, वो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करेगा, वो डीपोलीमराइजेशन को इनहिबिट करेगा, माइटोटिक स्पिंडल को टूटने नहीं देगा। साइक्लोफॉस्फामाइड अल्काइलेटिंग एजेंट है। इसका साइड इफेक्ट ही हेमरेजिक सिस्टाइटिस है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए मेसना देते हैं। मिथोट्रेक्सेट एक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर है। डीएनए आरएनए के सिंथेसिस एस फेज को अफेक्ट करती है। लिकोवोरिन देते हैं। विनब्लास्टिन, विनका एल्केलॉइड्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर है। सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, ये क्या होती है? ये भी प्लेटिनम एनालॉग्स है। ठीक है। और जो पैक्लेटैक्सेल, डोसीटैक्सेल, ये टैक्सेंस होती है, ये डीपोलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देती होती है। इसके बाद दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देखना, रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड हाइट। तो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप देखना, उसके लिए क्या आ जाता है? स्कैटर प्लॉट। यानी कोरिलेशन के लिए और रिलेशनशिप के लिए स्कैटर प्लॉट है। पाई चार्ट का आंसर होगा। अगर आपके पास बहुत सारी परसेंटेज आई है, 20%, 30%, 40%, तो वो पाई चार्ट है। जो बार चार्ट है वो क्वालिटेटिव डाटा, और जो हिस्टोग्राम है वो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है BRS का मिमोनिक देखना। ब्रोंकिएक्टेसिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस, ऐसे साइटस इन्वर्सस, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया के हार्ट राइट साइड पे चला गया, तो ये कार्टाजीनस सिंड्रोम में देखने को मिलता है, जिसको प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया कहते हैं। इसका मिमोनिक है BRS। बी से ब्रोंकिएक्टेसिस, आर से रिकरेंट साइनोसाइटिस, ऐसे साइटस इन्वर्सस। साइटस इन्वर्सस के अंदर आपके पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट में चले जाते हैं, राइट वाले लेफ्ट में चले जाते हैं। चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, तो ये दो सी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी में देखने को मिलते होते हैं। जो सैक्रम का स्पाइनस प्रोसेस है, ये बिल्कुल दरमियान में पड़ा होता है। जब दरमियान में पड़ा होता है तो कौन सा क्रस्ट बनाएगा? मीडियन सैक्रल क्रस्ट। और अगर S4 S5 ये फ्यूज ना कर पाए तो सैक्रल हाइएटस बनेगा। और सैक्रम के अंदर 5 वर्टिब्रे होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, और कॉक्सिस में 4 होते हैं। क्लियर। अगला है पेशेंट को रोटेटर कफ की इंजरी हुई है, और उसने शोल्डर का कोई इन्वेस्टिगेशन कराई है। क्लियर। एक मसल है जो कि मतलब जो डाई जा रही है, वो एक स्ट्रक्चर में जा रही है बिटवीन नेक ऑफ स्कैपुला एंड टेंडन ऑफ सबस्कैपुलरिस। तो एक बात याद रख लेना, जो सबस्कैपुलरिस बर्सा होता है वो जॉइंट के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब कि अगर हम जॉइंट के अंदर कोई डाई इंसर्ट करेंगे तो वो इस मसल के अंदर भी चली जाती है, सबस्कैपुलरिस बर्सा। दो रटा माना, दो जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं जॉइंट के साथ। एक सब स्कैपुलरिस बर्सा जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, और दूसरा बैकर सिस्ट, वो नी जॉइंट के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, उससे मिमोनिक है M4U। M4U, M से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, M से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, M से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, M से आपका आ जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, और U से अल्नर नर्व। तो ये सारी मीडियल कॉर्ड से निकलती है, लेकिन जो कंटिन्यूएशन होती है वो आपकी, या जो टर्मिनल ब्रांच होती है वो अल्नर नर्व होती है। इसकी रूट वैल्यू C8T1 है। तो मीडियल कॉर्ड से M4U, लैटरल कॉर्ड से 2LM, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड द
एम से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, C5, C6, C7। इसके बाद जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसका निमोनिक है स्टार। एस से सब स्कैपुलर नर्व जो सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करती है। टी से थोरैकोडोर्सल जो लैटिसिमस डोर्साई को सप्लाई करती है। ए से एक्सिलरी जो डेल्टोइड और टेरिस माइनर इसको सप्लाई करती है। और आर से रेडियल जो यू नो बेटर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के लिए। और जो अल्नर नर्व होती है ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे पड़ी होती है। तो अगर ये डैमेज होगी तो जो फिंगर्स की जो सारी मूवमेंट है वो चली जाएगी और जो थंब है उसकी एडक्शन नहीं हो पाएगी। जब थंब की एडक्शन नहीं हो पाएगी दिस साइन इज कॉल्ड फ्रोमेंट साइन। तो नर्व कौन सी डैमेज है? अल्नर नर्व। एक्सिलरी नर्व कब डैमेज होती है? जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है या शोल्डर की एंटीरियर डिसलोकेशन होती है। जो सुपरा सॉरी स्पाइरल ग्रूव या जो मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो उसमें रेडियल नर्व उड़ जाती है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में मीडियल नर्व है, मीडियल एपिकोंडाइल में अल्नर है, लैटरल के अंदर रेडियल नर्व आ जाती होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको इंजरी हुई है एट द बैक ऑफ द रिस्ट। अब उसने पूछा है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट। तो जो फर्स्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, अब अपने जो डॉर्सम ऑफ रिस्ट है उस पर हाथ लगाओ। डॉर्सम का मतलब पोस्टीरियर साइड ऑफ रिस्ट। और जो पोस्टीरियर वाले मसल्स होते हैं वो एक्सटेंसर होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो किसको सप्लाई कर रहा है? थंब को सप्लाई कर रहा है। और थंब के ऊपर कौन सा होता है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दो टेंडन के दरमियान में होता है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो जो फर्स्ट के अंदर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जो सेकंड वाला होता है उसमें रेडियालस लॉन्गस और रेडियालस ब्रेविस ये आ जाते होते हैं। थर्ड वाले में आई थिंक सो डिजिटोरम आ जाता होता है। अगला क्वेश्चन है पेशेंट को जनरलाइज्ड बोन पेन और वीकनेस है। इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका कैल्शियम ज़्यादा है और फॉस्फेट कैल्शियम कम है और फॉस्फेट ज़्यादा है। जब भी कैल्शियम और फॉस्फेट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो समझ जाना पीटीएच हार्मोन का मसला है। ठीक है, पीटीएच काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है। नॉर्मली जो पीटीएच होता है वो कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम करता है, सही है। लेकिन इस केस में पीटीएच ज़्यादा है लेकिन वो अपने काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? ड्यू टू सीकेडी। और सीकेडी में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। तो जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड का एडिनोमा या ट्यूमर होता है, जिससे क्या होता है कैल्शियम पीटीएच ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा, फॉस्फेट कम। लेकिन सेकेंडरी में सीकेडी होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस। पीटीएच ज़्यादा लेकिन कैल्शियम कम और फॉस्फेट ज़्यादा होता है रिटेंशन की वजह से। इसके बाद जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन करवाना है तो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करो। और अल्फा 1 ब्लॉकर जिसमें प्राजोसिन टेराजोसिन आती है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर किसी पेशेंट को बीपीएच है और साथ में हाइपर टेंशन भी है। अगर सिर्फ बीपीएच है तो टेमसेलोसिन या फिनास्टिराइड यूज़ करते हैं। टेमसेलोसिन अल्फा 1 ए ब्लॉकर और फिनास्टिराइड 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर होता है। इसके बाद अगला है कि पेशेंट की रेडिकल मास्टेक्टमी की है और एक्सिलरी लिम्फ नोड की डाइसेक्शन की है। रट्टा मारना, इस डाइसेक्शन के अंदर कौन सी नर्व डैमेज हो जाएगी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि सिराटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। मुझे ये नहीं पता, मैं फिर भी हिस्ट्री पढ़ूंगा। स्कैपुला प्रोट्रूड बैकवर्ड, जब वो पुश करता है अपने हाथ को आगे तो स्कैपुला पीछे की तरफ चले जाता है। जब स्कैपुला पीछे की तरफ चले जाता है इसका मतलब है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, और वो ओवरहेड एबडक्शन भी नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों लीजन कब होती है? जब सिराटस इंटीरियर की पैरालिसिस होती है। उसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व C5, C6, C7 सप्लाई करती है। ओवरहेड एबडक्शन एक और मसल भी कराता है ट्रेपीजियस, उसको स्पाइनल एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में पड़ी हुई होती है। अगला है कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन है और जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और पेप्सिनोजन प्रोड्यूस होता है चीफ सेल से। पेराइटल सेल बॉडी और फंडस में पड़े होते हैं और चीफ सेल भी बॉडी और फंडस में पड़े होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर, अगेन दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। कुछ लोग अपेंडिक्स कहेंगे, कुछ लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। आई थिंक सो आई विल गो फॉर अपेंडिक्स। वहाँ पे कार्सिनोइड सिंड्रोम कॉमन होता है। और कार्सिनोइड ट्यूमर क्या प्रोड्यूस करता है? सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसका मार्कर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एम सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एम सेल। ठीक है, और ये कहाँ पड़े होते हैं? पेयर पैचेस में। और पेयर पैचेस सिर्फ और सिर्फ आइलियम में पड़ा होता है। चलो अजानें हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرسول المقام المحمود इंशाल्लाह ताला आप सबका एग्जाम पास हो। तो अगले स्टार्ट करते हैं सिक्रेटिन। तो एस से सिक्रेटिन, एस से एस सेल्स। तो सिक्रेटिन एस सेल से प्रोड्यूस होता है, ड्यूटीनम के अंदर पड़ा होता है। एक बात याद रख लेना कि जब गैस्ट्रिक कंटेंट एसिडिक होते हैं वो ड्यूटीनम में आते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करना, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, तो वो सिक्रेटिन करता है। तो जब एसिडिक कंटेंट ड्यूटीनम में आएंगे तो जो एस सेल्स है वो सिक्रेटिन प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेटिन दो काम करेगा, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देगा, गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर देगा। और दूसरा, ये पेनक्रियास के जो डक्टल सेल है वहाँ से बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम। उसके आगे क्या पड़ा होता है, मैंने किसी ज़माने में बताया था, थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम और लेफ्ट रीनल वेन, ये दो स्ट्रक्चर के दरमियान में पड़ी होती है। पीछे एयोर्टा होता है और आगे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। सही हो गया। तो थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम और लेफ्ट रीनल वेन, इनके पीछे क्या है एयोर्टा, इनके आगे क्या है एसएमए। और जो एसएमए है L1 के लेवल पे राइज करती है, और अगर ये कंप्रेस कर दे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को नट क्रैकर सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम है, उसके रिलेशनशिप है। तो आगे एसएमए, पीछे क्या है अयोटा, और अयोटा के साथ इंफीरियर वेना क्या हुआ, ऊपर हेड ऑफ पेनक्रियास, नीचे जुजिनम के कॉइल्स, ये नहीं पढ़ने। ड्यूडिनम का कौन सा पार्ट रिट्रोपेरिटोनियल है, टट्टा मारना। जो फर्स्ट पार्ट होता है उस वो पार्ट इंट्रा पेरिटोनियल है, बाकी सारे पार्ट रिट्रो पेरिटोनियल है। जो जूजिनम और आइलियम ये इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं, और कोलोन के सिर्फ दो पार्ट हैं जो कि इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं, जिनकी अपनी मिजेंट्री होती है, सिग्मोइड मीजोकोलोन और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। नेक्स्ट है कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल अगर ईस्ट्रोजन ओनली थेरेपी यूज कर रही है, तो जो मोस्ट हार्मफुल और सीरियस, मोस्ट हार्मफुल या सीरियस क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, हार्मफुल या सीरियस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। वो नहीं है तो फिर आप एंडोमेट्रियल कैंसर पे जाओगे, जो मलिग्नेंसी के रिस्क को बढ़ा देता होता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अगला है कि पेशेंट है जो कि फीमेल है, जो कि हाई हील्स पहनती है। वो पता लगा कि जो मेटाटार्सल्स है, अपर लिम में मेटाकार्पल्स होते हैं, लोअर लिम में मेटाटार्सल होते हैं, उसकी ए वास्कुलर नेक्रोसिस हो गई है। दिस इज कॉल्ड फ्राइबर्ग डिजीज, और फ्राइबर्ग डिजीज सेकंड मेटाटार्सल को इन्वॉल्व करता है। तो ए वास्कुलर नेक्रोसिस तीन जगह पे देखने को मिलती है। एक है फीमोरल हेड की, जब नेक का फ्रैक्चर होता है। दूसरा स्केफाइड की, जब स्केफाइड का फ्रैक्चर होता है, पेन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में होता है। और तीसरा होता है मेटाटार्सल की, जिसको फ्राइबर्ग डिजीज कहते हैं। तो ये सेकंड मेटाटार्सल में होता है, बस ये रट्टा मार लेना। और फ्लोर ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, तो स्केफाइड फ्रैक्चर होती है, रेडियल आर्टरी पड़ी होती है, और ये ब्लीड कर जाती होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, खास तौर पर अपर लिम को यूज करेगा, और उसको डिजीनेस हो जाती है, तो समझ जाना सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम है। ठीक हो गया। तो सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम में हिस्ट्री में क्या मिलेगा कि अगर वो लेफ्ट आर्म से एक्सरसाइज करता है, या जब भी एक्सरसाइज करता है अपर लिम की, तो उसका ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सब क्लेवियन आर्टरी ने, जो लेफ्ट वाली सब क्लेवियन आर्टरी है, उसने राइट वाली का ब्लड चुरा लिया है थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी। क्लियर। और इसमें दोनों आर्म्स में ब्लड प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये ब्लड
किस आर्टरी के जरिए चुराया जाएगा? वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू। दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। ये कब होता है? जब पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, प्रॉक्सिमल सबक्लेवियन आर्टरी की स्टीनोसिस होती है। इसके बाद जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, ये इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी कहते होते हैं फिर फीमेल्स में। तो ये सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस होती है। अब जो सब क्लेवियन आर्टरी है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब क्लेवियन आर्टरी को। नाम पे फोकस करो, सब क्लेवियन मतलब ये क्लाविकल से नीचे पड़ी हुई होती है। सही हो गया। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब सब क्लेवियन आर्टरी जब लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब उसको क्रॉस करती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। और सब क्लेवियन आर्टरी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला मसल कौन सा होता है? स्क्लैनस एंटीरियर या एंटीरियर सक्लैनी। तो पहला पॉइंट है कौन सा मसल उसको सब डिवाइड करता है? एंटीरियर सक्लैनी। दूसरा, ये एक्सिलरी आर्टरी कब बन जाती है? जब ये लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है। तीसरा पॉइंट है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं और इसकी जो ब्रांचेज होती है उसका निमोनिक है विटामिन सी एंड डी। जो फर्स्ट पार्ट है उससे 3 ब्रांचेस निकलती है, सेकंड पार्ट से एक और थर्ड से एक। तो जो फर्स्ट है उससे क्या निकलेगी? मिमोनिकिस विटामिन सी एंड डी, वी आई टी। वी से वर्टिब्रल आर्टरी, आई से इंटरनल थोरैसिक या मेमोरी आर्टरी, टी से थायरो ट्रंक। जो सेकंड पार्ट है उससे विटामिन सी एंड डी, तो सी से कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, और जो थर्ड है उससे डोर्सल स्कैपुलर ट्रंक। तो ब्रांचेस का निमोनिक क्या है? विटामिन सी एंड डी, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, सी से कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक एंड डी से डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। एक बात याद रख लेना कि जो लेफ्ट वाली सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो आर्च ऑफ अयोर्टा से निकलती है, और जो राइट वाली होती है वो सीधा निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। आर्च ऑफ अयोर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती है, पहला ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तीसरा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो राइट वाली होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। और डिजीज कौन सा होता है? सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, जिसमें प्रोक्सिमल स्टीनोसिस होती है। वर्टिब्रल आर्टरी देने से पहले प्रोक्सिमल स्टीनोसिस होती है और ये ब्लड चुरा लेती है थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी। और इसमें क्या होते हैं? जब भी पेशेंट आर्म की एक्सरसाइज करेगा तो उसको क्या होगा कि क्लॉडिकेशन होती है और डिजीनेस, सिनकोपी, वर्टाइगो देखने को मिलता है, और दोनों अपर लिम्ब में ब्लड प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता होता है। इसके अलावा अगर इस आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको टाकायासु आर्टराइटिस कहते हैं, जिसको पल्सलेस डिजीज कहते हैं। तो अगर अयोर्टिक आर्च की इन्फ्लेमेशन हो जाए और सब क्लेवियन आर्टरी भी इन्वॉल्व हो जाए तो पल्सलेस डिजीज होता है। इसको क्या बोलते हैं? टाकायासु आर्टराइटिस। तीसरा ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि जो सब क्लेवियन आर्टरी और जो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है C8T1, ये थोरैसिक आउटलेट में से गुजरते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाए सर्वाइकल रिब से या पैनकोस ट्यूमर से, तो ये आर्टरी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो नॉर्मली आर्च ऑफ अयोर्टा से निकलती है। कुछ लोगों में राइट सबक्लेवियन आर्टरी आर्च ऑफ अयोर्टा से निकल जाती है और वो इसोफेगस के पीछे से गुजरती है, इसोफेगस को कंप्रेस करती है। दिस इज कॉल्ड डिस्फेजिया लुजोरिया के अबेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी इसोफेगस को कंप्रेस करती है। और लास्ट में जो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है उसका ग्राफ्ट यूज किया जाता है, वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो मैंने 1000 एमसीक्यूज बता दिया। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको नॉन वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन है। देखो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या पेशेंट को नुकसान हो सकता है? थ्रोम्बस बन सकते हैं, वो इम्बोलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्ट्रोक हो जाता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर वैल्वुलर हो तो वारफरीन देते हैं, अगर नॉन वैल्वुलर हो तो न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट देते हैं। न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट देते हैं, और वो भी कौन सी देखते हैं? फैक्टर 10A इनहिबिटर, एपिक्साबान, रिवरोक्साबान। क्लियर? उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन है वारफरीन, अगर नॉन वैल्वुलर है तो एपिक्साबान, रिवरोक्साबान। नेक्स्ट है तो थायजाइड डायूरेटिक होती है, अर्ली डीसीटी पे काम करती है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है। और इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये
कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, हाइपर कैल्सीमिया करवा देती है। 4 साइड इफेक्ट होते हैं, GLUC, ग्लूकोज, लिपिड, यूरिक एसिड और कैल्शियम, इसके लेवल को बढ़ा देती होती है। इसके बाद जो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से या PCT से एब्जॉर्ब या रीअब्जॉर्ब होता है, SGLT 1 इंटेस्टाइन में होता है, 2 PCT में होता है, और ये दोनों सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर? और इसको ब्लॉक कौन से करता है? SGLT2 को, कैनाग्लिफलोजिन। क्लियर? एक पेशेंट है जिसको सडन सीवियर क्लिनिकल इवेंट है, LP की है, तो CSF आना शुरू, LP में ब्लड आना शुरू हो गया है। CSF में ब्लड आने का मतलब है कि सबरेक्नोइड हैमरेज हुआ है, जिसको ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं। तो सबरेक्नोइड हैमरेज, उसमें आपको CSF में ब्लड मिलता है, ज़ैंथोक्रोमिया मिलता है। सडन सीवियर हेडेक या सीवियर हेडेक ऑफ माई लाइफ या वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ या थंडर क्लैप हेडेक, ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज सबरेक्नोइड हैमरेज वाले पेशेंट में नीमोडिपिन देते हैं ताकि वेजोस्पैज्म कम से कम हो। अगला है कि याद करना, जब भी एक्सॉन की इंजरी होती है तो 3 चेंजेस देखने को मिलती है। एक चेंज सेल बॉडी में होती है, एक चेंज प्रोक्सिमल एक्सॉन में होता है, और एक चेंज डिस्टल एक्सॉन में होता है। तो 3 चेंजेस आपको देखने को मिलती है जब भी एक्सोनल इंजरी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? सही हो गया। तो जो आपका सेल बॉडी है उसमें क्या मिलेगा? क्रोमेटोलाइसिस, यानी सेल बॉडी के अंदर जो नीजल सब्सटेंस है, व्हाट आर नीजल सब्सटेंस? ग्रुप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी डिस्पर्शन हो जाती है ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करे, सेल की स्वेलिंग हो जाती है। तो जो सेल बॉडी है उसमें क्रोमेटोलाइसिस होता है, जिसमें निजल सब्सटेंस की डिस्पर्शन होती है, सेल की स्वेलिंग होती है, और न्यूक्लियस पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है। तो जो निजल सब्सटेंस है या निजल ग्रैन्यूल्स हैं, उनकी डिस्पर्शन देखने को मिलती है। जो प्रोक्सिमल एक्सोन है उसकी रिट्रैक्शन होती है, और जो डिस्टल एक्सोन है उसकी डीजनरेशन होती है, उसको वलेरियन डीजनरेशन कहते होते हैं। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसको ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं, कार्पल टनल बनाता होता है। अब देखो मीडियली कौन सी बोन होती है? फिजिफॉर्म लैटरली स्केफॉइड। एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है वो मीडियली किस बोन से अटैच होता है? मिमोनिक इज शी लुक्स टू प्रिटी, एस एस के फाइट लैटरल होती है, टू प्रिटी पी से पीजी फॉर्म, तो ये मीडियल होती है। फिर रट्टा मार लेना। जीफी स्टर्नल जॉइंट, ये T9 वर्टिब्रा के लेवल पे पड़ा हुआ होता है। सही हो गया, तो ये फैक्चुअल है, ये रट्टा मार लेना। और जो T7 है उसके लेवल पर आई थिंक सो जी5 प्रोसेस पड़ा हुआ होता है। इनका जॉइंट वैसे T9 के लेवल पे आ गया। हर्षब्राइन डिजीज को बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन, ये इसमें कोलोन की डिस्टेंशन होती है। तो लोग लड़ते हैं सिग्मॉइड कोलोन में और रेक्टम में कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा।
तो लोग लड़ते रहो, मैं तो रेक्टम को ही प्रेफर करवाऊंगा। ठीक है, कि एसके वाला भी कभी सिग्मॉइड जोन को कहता है, कभी रेक्टम को कहता है। आई विल प्रेफर रेक्टम, क्योंकि फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी ली जाती है, 100% रेक्टम इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर ये होता है कि इसको कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन कहते हैं, कि इसमें न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट नहीं कर पाते, कहाँ पर, कोलोन की दीवार के ऊपर, जिससे मायंटेरिक और मीजनर प्लेक्सिस डेवलप नहीं कर पाता। प्रोक्सिमल पार्ट की डायलेटेशन, डिस्टल की नैरोइंग, ट्रांजिशन जोन बनता है। आगे है एप आर्टीरियल और हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। तो जो राइट साइड का जो मेन ब्रोंकस होता है वो दो में डिवाइड होता है, इप आर्टीरियल, हिप आर्टीरियल। एप आर्टीरियल पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर पड़ा होता है, हिप आर्टीरियल पल्मोनरी आर्टरी से नीचे पड़ा होता है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो जो राइट सुपीरियर लोब वाला ब्रोंकस है वो एप आर्टीरियल है, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी से नीचे है। और जो हिप आर्टीरियल ब्रोंकस है HYP, तो ये इंफीरियर होता है पल्मोनरी आर्टरी से। आगे है कि कौन सा प्रेशर है जो कि जिससे लंग्स डिस्टेंड करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जो नेगेटिव ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर है। तो अगर लंग्स की डिस्टेंशन करानी है, ठीक हो गया, तो अगर लंग्स की डिस्टेंशन करानी है तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर। लेकिन अगर लंग्स की कोलैप्स को प्रिवेंट करना है तब आंसर इंट्रा प्लूरल प्रेशर हो जाएगा। आगे है कि अगर पल्मोनरी सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, डिजीज इज न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सरफेक्टेंट ने करना क्या होता है, सरफेस टेंशन को कम करना होता है, एल्वियोलाई की कोलैप्स को प्रिवेंट करना होता है। RDS वाले पेशेंट के अंदर जो टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं वो सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते होते। जब सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो लेसिथिन सफिंजोपाइलिन रेशो जो नॉर्मली 2:1 होती है वो 1.5 से कम हो जाती है। जब सरफेक्टेंट नहीं होगा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है और एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं, एटीलैक्टेसिस देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये RDS होता है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, मदर को स्टीरॉइड्स देते हैं, बैक्लोमेथासोन देते होते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग इज ये प्री मेच्योरिटी से एसोसिएटेड है, या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, या अगर सी सेक्शन से बेबी को डिलीवर किया है। अनकॉन्शियस पेशेंट ने गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर लिया है तो रट्टा मार लेना, ये राइट ब्रोंकस में जाते हैं क्योंकि वो वाइडर शॉर्टर वर्टिकल होता है और ये राइट लोअर लोब में जाता होता है सिक्रीशन। डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो सुपाइन है तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, अगर वो अपराइट पोजीशन पे है तो UP, P से पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, और अगर लैटरल पोजीशन पे है तो अपर लोब में जाएगा। नेक्स्ट, एक पेशेंट को डिस्क हर्निएशन है, तो जब भी दो वर्टिब्रा के दरमियान डिस्क हर्निएशन हो तो जो नीचे वाला सेगमेंट है वो वाली नर्व डैमेज होती है। लाइक अगर C5 और C6 के दरमियान है तो C6 उड़ जाएगी, L4 L5 इसके दरमियान है तो L5 उड़ जाएगी, L5 S1 के दरमियान है तो S1 उड़ जाएगी। और जब S1 उड़ती है तो एंकल रिफ्लेक्स S1 S2 ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके बाद जो लंग्स है, लंग्स हो गया, और जो GIT की लाइनिंग है ये सारी एंडोडर्म से राइज करती होती है। तो जो लीवर है वो फोर गट की एंडोडर्म से राइज करता है। हाँ, जो लीवर के अंदर कुफर सेल होते हैं जो कि लीवर के मैक्रोफेजेस है वो मीजोडर्म से राइज करते होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि एक पेशेंट को हॉट शावर लेने के बाद प्लूराइटिस हो गया है। तो मैंने बताया था हॉट शावर लेने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, अगर पेशेंट को खुजली होना शुरू हो जाए, प्लूराइटिस होना शुरू हो जाए तो समझ लो पॉलीसाइथीमिया वेरा है। और अगर हॉट शावर लेने के बाद पेशेंट को मसल वीकनेस है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जाना है। इसमें हॉट शावर लेने के बाद खुजली हो रही है तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा है, RBC का ट्यूमर है, RBC मैस ज़्यादा होगा। जब RBC मैस ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा, हेमाटोक्रिट ज़्यादा, और इरिथ्रोपोइटिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक से। तो ये पॉलीसाइथीमिया रूबरा वेरा होता है। उसमें JAK2 म्यूटेशन होती है। ट्रीटमेंट क्या दोगे, फ्लैबोटमी दोगे या हाइड्रोक्सी यूरिया दोगे। और हाइड्रोक्सी यूरिया सिकल सेल डिजीज में यूज होती है। जो अगला पेशेंट आ गया, सिकल सेल डिजीज के अंदर RBC की सिकलिंग होती है, RBC टूटते हैं, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है, पेशेंट को जॉन्डस है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर गया और बिलिरुबिन ज़्यादा है और स्प्लीन का साइज भी बढ़ गया, मतलब इसको बोलते हैं हिमोलिटिक क्राइसिस। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं उसको, हिमोलिटिक क्राइसिस, या उसको स्प्लीनिक
सकस्ट्रेशन क्राइसिस भी कहते हैं। अब एलिफेंट ऑप्शन भी तो हो सकता है। यस, दोनों के अंदर हिमोलिसिस बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लिनिक सकस्ट्रेशन क्राइसिस है उसके अंदर सप्लिन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को पेन होता है। ठीक हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर 3-4 क्राइसिस होते हैं। एक है सप्लिनिक सकस्ट्रेशन क्राइसिस, कि सप्लिन सारे आरबीसी को खा जाती है। नंबर 2 हिमोलिटिक क्राइसिस, आरबीसी टूटना फूटना शुरू हो गए। नंबर 3 वेसोक्लूसिव क्राइसिस, ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। उसमें पाम्स, डिजिट्स, सोल, इस पे पेन देखने को मिलता है। और चौथा ए प्लास्टिक क्राइसिस है। अगर ह्यूमन पैरवोवायरस B19 इसका इन्फेक्शन हो तो ये ए प्लास्टिक क्राइसिस करवा देता है। पैरवोवायरस B19 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा होता है और नंगा होता है, नेकेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज ये स्लैप चीक सिंड्रोम करवा देता है। स्लैप चीक रैश, के 5 उंगलियों वाला रैश है, तो उसको फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं। सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, मैंने क्या फजूल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आगे है पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस है और एक पूरा हेमीप्लेजिया है, कंप्लीट हेमीप्लेजिया है, फेस का, आर्म का और लेग का, सबसे पहला पॉइंट। और ये प्योर मोटर स्ट्रोक है, सेंसरी डेफिसिट नहीं है। अगर सिर्फ प्योर मोटर स्ट्रोक हो तो आपने इंटरनल कैप्सूल में जाना है, और इंटरनल कैप्सूल के भी पोस्टीरियर लिम्ब है, क्योंकि वहां पर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पड़ा होता है। पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, वहां पर पड़ा होता है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लेजन, स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपरटोनिया, क्लास 9 स्पास्टिसिटी, क्लोनस वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बबिन्सकी साइन भी देखने को मिलता है। तो जो ट्रैक्स है ये अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वो उड़ गया है, वो डैमेज हो गया है। एक बात याद रखना, जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है वो स्पाइनल कोड के अंदर ही डीकसेट कर जाता है, क्रॉस कर जाता है एंटीरियर वाइट कमीटर के थ्रू। और जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है वो दो होता है, एंटीरियर और लैटरल। जो एंटीरियर है वो क्रूड टच और क्रूड प्रेशर, और जो लैटरल वाला वो पेन और टेम्परेचर के लिए है। इसका सिर्फ एंटीरियर वाला उड़ा है, तो एंटीरियर क्रूड टच और क्रूड प्रेशर के लिए होता है। तो चार्ली ऑप्शन इसने कहा हुआ, चलो मान लेते हैं, हालांकि क्रूड टेस्ट इज मच बेटर ऑप्शन। अगला है पेशेंट को जनरलाइज बोन पेन मसल वीकनेस है। अगला देखो, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल एलिवेटेड है। ठीक है, और इसके सिम्टम रिलीव हो जाते हैं जब विटामिन डी देते हैं। देखो, विटामिन डी की कमी है जिससे कैल्शियम कम है, और अडल्ट पेशेंट है तो ये ऑस्टियो मलेशिया होता है। बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, बच्चों और बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया होता है। ऑस्टियो मलेशिया में विटामिन डी नहीं होगा। जब विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती। रट्टा मारना, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन का मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक पेशेंट है जिसके लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है, 1 से 3 दिन के बाद उसको मतलब उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। 1 से 3 दिन के बाद, नहीं 3 वीक्स के बाद, सॉरी। लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर के 1 से 3 दिन के बाद पेटिचियल रैश, हाइपोक्सीमिया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो तो वो फैट एम्बोलिज्म है। लेकिन इस पेशेंट की सर्जरी हुई है, जब भी सर्जरी हो तो वो रेस्ट करेगा, स्टेसिस से क्लॉट बनेगा और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देगा। रट्टा मारना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवाने के लिए मुझे जो क्लॉट चाहिए वो इलियोफेमरल वेन से चाहिए, तो इलियोफेमरल वेन वहाँ से चाहिए, क्योंकि जो क्लॉट प्रोक्सिमल वेन में बनते हैं वही पल्मोनरी एम्बोलाई करवाते होते हैं। अगला है फ्री फैटी एसिड के बारे में क्या बात ठीक है, तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर आर मेटाबॉलिकली इनर्ट, नॉट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इनके बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो बहुत एनर्जी देते हैं। अगला है दे आर अनअफेक्टेड बाय एपिनेफ्रिन, रॉन्ग, दे आर अफेक्टेड बाय एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन बीटा ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है। चार्ली ऑप्शन ठीक है। फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं क्योंकि ये खुद प्लाज्मा में ट्रैवल नहीं कर सकते, हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसॉल्युबल है। अगला थायाजोली डायनिडायोन्स, तो जो थायाजोली डायनिडायोन्स है ये पीओ ग्लिटाजोन, रोसी ग्लिटाजोन और ये ग्लिटाजोन पीपीएआर गैमा पे काम करती होती है। सही हो गया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती होती है। जो अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर, तो ये कार्बोसमेग्लिटोल है। बीटा एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, तो ये सल्फोनाइलूरिया जो हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है। जो चार्ली है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन का अफेक्ट करना, तो यही आंसर बनता है पीपीएआर गैमा का। जो डेल्टा है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, तो ये आपके ग्लिप्टिन्स आते हैं, सीटा ग्लिप्टिन, लीना ग्लिप्टिन, जो कि रीनल फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, लीना ग्लिप्टिन। एलिफेंट वाला ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करना, तो ये मेटफॉर्मिन का है। तो ये सारे मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया है।
आगे ग्लाइकोकैलिक्स, ये आउटर सरफेस पे पड़ा होता है, ये एक मैग्नेट का काम करता है, चिपकने वाला काम करता है। ग्लाइको मीन शुगर, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गया। और ये चिपकने के लिए, सेल एडहीजन के लिए काम आता होता है। एक पेशेंट को एमआई 1 महीना पहले हुआ है, तो मैं ईसीजी देख के बता दूंगा कि इसको प्रीवियस हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। तो आपने क्या देखना है कि ईसीजी के अंदर डीप या पैथोलॉजिकल क्यू वेव है, और बायोप्सी के अंदर फाइबरस सकार आपको देखने को मिलेगा। 4 हफ्तों के बाद फाइबरस सकार, 1 से 3 दिन के अंदर न्यूट्रोफिल, 3 दिन के बाद मैक्रोफेजिस, हफ्तों में आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू और स्कार देखने को मिलता है। अगले पेशेंट को एमआई है, एमआई वाला पेशेंट है, उसको डेथ हो गई है कुछ ही घंटों में। तो एमआई वाला पेशेंट है, फर्स्ट 24 आवर्स में सडन कार्डिक डेथ होती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमियास। तो वेंट्रिकुलर एरिथमियास फर्स्ट 24 आवर्स में कॉज ऑफ डेथ बन जाते होते हैं। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी कौन सा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उससे डेथ हो जाती है। दैट इज वाई इसके लिए लिडोकेन देते हैं, जो कि टाइप 1B एंटी रिदमिक होती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती होती है। अगला है पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है और उसको पेनलेस हिमाचूरिया। जब भी पेनलेस हिमाचूरिया आ जाए तो ब्लैडर का कैंसर आ जाएगा। अगर पेनफुल हिमाचूरिया और मैस हो तो वो रीनल सेल कैंसर है, अगर पेनलेस है तो वो ब्लैडर का कैंसर होता है। स्मोकिंग या एनिलीन डाई के एक्सपोजर की वजह से होता है। वो ब्लैडर का कौन सा कैंसर होता है, ट्रांजिशनल सेल कैंसर या यूरोथेलियल सेल कैंसर। जो स्क्वेमस सेल कैंसर होता है वो शिस्टोसोमा हिमेटोबियम से एसोसिएटेड होता है। जबकि किडनी का ट्यूबर वो भी स्मोकिंग से होता है, लेकिन उसमें पेनफुल हिमाचूरिया और मैस देखने को मिलता है, फ्लैंक में मैस होता है। और आरसीसी एडिनोकार्सिनोमा होता है, पीसीटी से राइज करता होता है। क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना। अगला है फैक्ट्री वर्कर है, जिसको हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। रट्टा मारना, हिपैटिक एंजियोसार्कोमा 2 चीज़ों से एसोसिएटेड है, एक आर्सेनिक है और दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड है। जो आर्सेनिक होता है वो हर्बिसाइड्स में होता है, या मेटल, जो मेटल को जो मेल्ट करने वाली इंडस्ट्री होती है, ये हर्बिसाइड्स जो जड़ी बूटियों को मारने वाली दवाइयाँ होती है। तो जो आर्सेनिक है और दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हेपेटिक एंजियोसार्कोमा करवा देते हैं। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये फैक्ट्री वर्कर में होता है, पॉलीविनाइल प्लास्टिक्स और पाइप्स वगैरह में होता है। तो अगर एंजियोसार्कोमा प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में है तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड में होगा, अगर फार्मर है तो आर्सेनिक है। अभी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगर ये फार्मर होता, हर्बिसाइड होता, तो ये आर्सेनिक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सही हो गया। तो ये सारे इसमें रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं। जबकि मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है लीवर का वो हिपैटोसेलुलर कैंसर होता है, जो हेपेटाइटिस बी से एसोसिएटेड होता है या अल्कोहल से देखने को मिलता होता है। एक प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको एसएलई है, और वो एसएलई बच्चे के अंदर क्या करवा देती है, न्यूनेटल ल्यूपस करवा देती है। न्यूनेटल ल्यूपस के अंदर बच्चे में कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। तो एक बात रट्टा मार लेना, एसएलई में वो कौन सी एंटीबॉडी है जो न्यूनेटल ल्यूपस करवाती है, वो एंटी रो है, जिसको एंटी एसएसए भी कहते हैं। और जो एंटी रो एंटी ला ये शोग्रान सिंड्रोम में भी देखने को मिलती है। एसएलई में जो सेंसिटिव है वो एएनए स्पेसिफिक एंटी डीएस एंटीबॉडी एंटी सेमिथ होती है, और जो ड्रग इंड्यूस एसएलई है उसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी देखने को मिलती होती है। आगे जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मांटोक्स टेस्ट या पीपीडी टेस्ट, इसमें इंड्यूरेशन 48 से 72 आवर्स के बाद होती है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, हेल्पर टी सेल से मीडिएटेड होता है, TH1 सेल, क्योंकि TH1 सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेरॉन गैमा। और जो इंटरफेरॉन गैमा क्या करेगा, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गए तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरल्यूकिन 12, और इंटरल्यूकिन 12 हेल्पर टी सेल को डिफ्रेंशिएट करा देगा। एक पेशेंट है जिसका कॉन्टैमिनेटेड वुंड है, कहीं गैस गैंग्रीन तो नहीं है, ओके नहीं गैस गैंग्रीन नहीं है, कॉन्टैमिनेटेड वुंड का हिस्ट्री है। कोई जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, रगड़ लग जाती है मिट्टी वगैरह से, तो हम टेटनस की क्या देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, तो जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन वो पैसिव इम्यूनिटी है, और जो वैक्सीन होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और इस पेशेंट में हम एक्टिव और पैसिव दोनों मिला के देते हैं। पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडी और एक्टिव में वैक्सीन देते होते हैं। 3 डिजीज है जहाँ पर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों एट अ टाइम देते हैं, HRT, हेपेटाइटिस बी, रेबीज और टेटनस, इन तीनों में मिला के देते हैं। अगला पेशेंट है जिसको बार बार एपिसोड हो रहे हैं वीजिंग के। वीजिंग का मतलब है एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, वीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये एस्थमा का
ट्राइएड होता है। एस्थमा को डायग्नोस करने के लिए प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर स्पायरोमेट्री करते होते हैं। ठीक हो गया, मतलब हम एल्ब्यूटिरोल देते हैं और एल्ब्यूटिरोल देने के बाद ये देते हैं कि ब्रोंकोडायलेशन हुई है नहीं हुई। 12% से ज़्यादा हो तो उसका मतलब उसको एस्थमा है। अब जो एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर FEV1/FVC रेशो कम हो जाती है, लेकिन लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होती है तो रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, FRC ज़्यादा होता है, टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एक पेशेंट है जिसको कफ है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा, एस एंजाइम, CD4/CD8, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, ये सारे सार्कोइडोसिस में देखने को मिलते हैं। और सार्कोइडोसिस में एस्टेरॉइड बॉडी और शोमान बॉडी देखने को मिलती होती है। अगला HIV वाला पेशेंट है। HIV वाला पेशेंट हो, उसको नमूनिया हो और इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट हो, CD4 काउंट 200 से कम हो तो निमोसिस्टस जिरोविकाई, जिसको निमोसिस्टस कैरिनाई भी कहते होते हैं, CD4 काउंट 200 से कम होना चाहिए। इसकी प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल, जिसको कोट्रीमोक्सासोल कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मोस्ट कॉमन साइटोमेगालो वायरस है, वो ऑप्शन में नहीं है तो हेपेटाइटिस बी की तरफ हम जाते होते हैं। एक यंग मैरिड फीमेल आई है इमरजेंसी में, जिसको राइट इलिक फोसा में पेन है और उसको LMP के बारे में नहीं पता, मतलब उसको एमेनोरिया है। एग्जामिनेशन पे पता लगा कि वो टॉक्सिक है, पेल है, हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई है। तब वो हाइपोवोलेमिक शॉक में गई है, डैट मीन्स के वो उसकी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड हो गया है। तो जब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर पेशेंट शॉक में चला जाता है। नंबर 2, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, एमेनोरिया होता है, मोस्ट कॉमन ये एम्पुला में होती है। इसकी क्या करोगे, पकड़ के लेप्रोटमी करके साल्पिंजेक्टमी कर देना। अगला फुटबॉलर है जिसकी इंजरी हुई है नी के अंदर ड्यूरिंग अ मैच। अब उसकी जो इंजरी हुई है मीडियल साइड ऑफ जॉइंट पे हुई है, मीडियल साइड ऑफ जॉइंट पर, और स्पेसिफिकली ट्विस्टिंग इंजरी हुई है। तो जो ट्विस्टिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेनिस्कस होता है, मीडियल मेनिस्कस। मीडियल साइड पर मीडियल मेनिस्कस, लैटरल साइड पर लैटरल मेनिस्कस। और एक बात रट्टा मारना, जब मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो जाएगा या टीयर आ गया तो नी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो जब भी मीडियल मेनिस्कस का टीयर होगा, कैसे पहचाना, ट्विस्टिंग फोर्स होगी, मीडियल साइड पे होगी। और एक और बात रट्टा मारना कि जब मीडियल मेनिस्कस डैमेज होता है तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट वो भी उड़ जाता है। अब जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो ऑपोजिट फोर्स को रेजिस्ट करते होते हैं, तो ये भी रट्टा मार लेना। इसके बाद जो प्री लोड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो वीनस रिटर्न एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इस पर डिपेंड करता होता है। और जो आफ्टर लोड है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, और मीन आर्टीरियल प्रेशर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और जो रेजिस्टेंस होती है वो आर्ट्रियोल्स की वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह पे डिपेंड करती होती है। अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन में आती है, जब वेंट्रिकल की सिस्टली आती है, क्लोजर ऑफ माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, जिनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। जो S2 है वो आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन की वजह से आती है, डायस्टली में आती है। एंड ये बात रट्टा मार लेना कि क्या बताना था, तो ये सेमी लूनर वाल्व या एयोर्टिक पल्मोनरी वाल्व इसके क्लोजर की वजह से आती है। अर्ली डायस्टली में S3 आती है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हार्ट फेलियर में S3। और जो S4 है वो एट्रियल किक, लेट डायस्टली हाइपरटेंशन या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलती होती है। रेस्पिरेटरी रेट 12 है और टाइडल वॉल्यूम 500 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट वेंटिलेशन बन जाती होती है। और वैसे इसके अंदर आपने डेड स्पेस भी मेंशन हो तो पहले टाइडल वॉल्यूम से डेड स्पेस को माइनस कर देना। अब जो फोरामिन ओवेल है उसमें लीजन है, तो जो फोरामिन ओवेल है यहाँ से मेल गुजरता है, M से मैंडिबुलर नर्व, A से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, L से लेजर पेट्रोजल नर्व, E से आपका आ जाएगा इमिशरी वेन। अब मैंडिबुलर नर्व उड़ गई है, मैंडिबुलर नर्व मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करती है, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। और जो मैंडिबुलर नर्व है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मसल को, और जो फेशियल नर्व है वो सेकंड फेरेंजियल आर्च के मसल्स को सप्लाई करती होती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है और एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं,
तो आप डाइट में क्या कहोगे कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस ना हो? तो आप कहोगे डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम से कम ले, फैट कम से कम ले, खास तौर पर सैचुरेटेड फैट कम से कम ले, क्योंकि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ये एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को बढ़ा देता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल है, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है। अगला मार्फन सिंड्रोम, तो इसमें फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर, सुपीरियर टेम्पोरल लेंस डिसलोकेशन होती है, रेक्टाइली देखने को मिलता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो इसकी कंप्लीट पेनिट्रेंस होगी कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन वेरिएबल एक्सप्रेसिटी होती है। अगला है कि जो मास्टोइड एंट्रम है ये वो कैविटी है जो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर पड़ा होता है। अब जो मास्टोइड एंट्रम है अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, मास्टोइडाइटिस हो जाए, तो ये सिग्मोइड साइनस को इन्वॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि मास्टोइड के पीछे सिग्मोइड साइनस पड़ी हुई है, और जो सिग्मोइड साइनस है ये इंटरनल जुगुलर वेन बनाती होती है। अगला है कि जो क्रीमास्ट्रिक रिफ्लक्स है उसका जो आफरेंट होता है वो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल और इलियो-इंग्वाइनल ये होती है। तो जो आफरेंट है वो फीमोरल ब्रांच और इलियो-इंग्वाइनल नर्व है, और जो इफरेंट है वो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व है। ये क्रीमास्ट्रिक मसल को सप्लाई करती है, और क्रीमास्ट्रिक क्या करता है, टेस्टिस की एलिवेशन कर लेता होता है, खास तौर पर अगर जब हम स्ट्रोक करते हैं मीडियल साइड ऑफ थाई पर, या जो सर्दी वगैरह हो जाती है। अगला पेशेंट को ऑर्बिट की इंजरी है जिससे सिलेरी गैंग्लिया उड़ गया। सिलेरी गैंग्लिया में ओकुलोमोटर नर्व के फाइबर गुजरते हैं जो कि स्फिंक्टर पिपिलाई को सप्लाई करते हैं, जो पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो इससे क्या होगा, जब ओकुलोमोटर नर्व उड़ गई है उसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर उड़ गया है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ने दो काम करने हैं, पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन करनी है और एकोमोडेशन करनी है, तो ये दोनों चीज़ें लॉस हो जाती होती है। क्लियर? इसके बाद जो CSF है वो कंटिन्यूसली पैदा होता है एपेंडाइमल सेल से कोराइड प्लेक्सस, लेकिन ये एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, अरेक्नोइड विलाई इनटू सुपीरियर सेजाइडल साइनस या ड्यूरल वीनस साइनसिस, उनके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। अगला पेशेंट है जिसको वेब्स फीमेल है जिसका शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड स्पेस, वाइडली स्पेस निप्पल, स्ट्रीक ओवरीज, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, तो ये टर्नर सिंड्रोम है। 45X0 मोनोसोमी, हॉर्स शोप किडनी होती है, और CVS में बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व और कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा ये देखने को मिलता होता है। अगला पेशेंट है जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और बिहेवियर इशू है। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका फेस भी बड़ा है, जास भी बड़े हैं और गुनेट्स भी बड़े बड़े हैं। तो गुनेट्स बड़े बड़े हो तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और अगर गुनेट्स छोटे हो तो गुनेडल एट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसमें देखने को मिलता होता है। अगला है पेशेंट है जिसको रिकरेंट एपिसोडिक हेडेक है, उसको बार बार क्या हो रहे हैं, हेडेक वगैरह हो रहे हैं। क्लियर? बार बार हेडेक का होना तो उसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है, उसकी टिपिकल हिस्ट्री है, लेकिन पेशेंट को मसल वीकनेस भी है। मैंने एक चीज़ बोली थी, CPSP का पेपर हो, मसल वीकनेस या मसल क्रैम्प आ जाए तो समझ जाना पोटेशियम की क्या हुई है, कमी हुई है। तो हेडेक क्यों हो रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से, और हाइपरटेंशन क्यों हो रही है, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, और मसल वीकनेस क्यों हो रहा है, पोटेशियम की कमी की वजह से। और मैंने कहा था जब भी सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का ऑपोजिट लिंक हो कि कोई बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है, तो एल्डोस्टेरोन का मसला है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, दिस इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, या उसको कौन सिंड्रोम कहते होते हैं। कौन सी लोकल एनेस्थेटिक है जो कि लीवर को नुकसान पहुंचा देती है, H से हिपैटोटॉक्सिक, H से हैलोथेन, और हैलोथेन हाइपरथर्मिया भी करवा देती होती है। जबकि जो सक्सिनाइल कोलिन है वो हाइपरकलीमिया और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये करवा देती है। और मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, राइनोडिन रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है, और डेंट्रोलिन हम यूज़ करते होते हैं। अगला एक एथलीट है जिसको शार्प पेन है बटक्स में, रट्टा मार लेना, बटक्स में पेन है तो यहाँ पे इसकियल ट्यूबरोसिटी है, इसकियल ट्यूबरोसिटी से हैमस्ट्रिंग निकलते हैं, बाइसेप्स, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, और ये करते क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल ये नी की फ्लेक्शन करेंगे और थाई की एक्सटेंशन करते होते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे है एब्डोमिनल सर्जरी में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को लाइगेट करते हैं। तो दो आर्टरीज होती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दोनों रेक्टस एब्डोमिनस मसल को सप्लाई करती है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर से आती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से, और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है।
जबकि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इसका ये कहाँ से निकलती है, आई ई से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, उसको उल्टा करो ई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, तो ये रट्टा मार लेना। तो ये दोनों कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती होती है। एक चाइल्ड है जिसको पेनलेस फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है और वो ट्रांस इल्यूमिनेंट है, तो इसमें पानी भरा हुआ है जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। और मैंने ये कहा था कि जो हाइड्रोसील और इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया ये प्रोसेसस वजनालिस इसके पिटेंसी की वजह से होता है। नॉर्मली इसने ट्यूनिका वजनालिस बनानी होती है, लेकिन अगर ये ओपन रह जाए तो ये प्रोसेसस वजनालिस बना देती होती है। अगला है पेशेंट को पेनलेस नॉन रिड्यूसिबल मैस ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक। ओके, नेक में दो तरह की स्वेलिंग होती है, एक मिड लाइन स्वेलिंग है जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है जो टंग की मूवमेंट के साथ मूव करती है, और जो लैटरल नेक स्वेलिंग हो स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के आगे पड़ी हुई हो और इसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल हो, तो ये ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट होती है। अगर नेक के पीछे हो तो वो सिस्टिक हाइग्रोमा होता है, लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलता है। एनल कैनाल की लिम्फेटिक ड्रेनेज तो ये सेम है जो वेजाइना की होती है। एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन और प्रोक्सिमल वेजाइना, इन दोनों को इंटरनल इलियक लिम्फ नोड सप्लाई करते हैं, लेकिन बिलो द पेक्टिनेट लाइन और डिस्टल वेजाइना इसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड सप्लाई करते होते हैं। जो पैरायोटिक है वो गुनेट्स वगैरह को सप्लाई करते होते हैं। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड ये पेरिनियम को सप्लाई करते हैं। एक्सेप्शन इज ग्लैंस पीनस, ग्लैंस क्राइटोरिस उसको डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड करता होता है। इसके बाद है कि किडनीज है, तो जो किडनी और किडनी गोनेड्स फैलोपियन ट्यूब और फंडस ऑफ यूट्रस उसके लिए लंबर या पैरायोटिक लिम्फ नोड देखने को मिलते होते हैं। अगला कोलिसिस्टेक्टमी है, तो इसमें एक एडिशनल वेसल्स है जो कि राइट लोब को सप्लाई कर रही है। तो मैंने कल बताया था कि कुछ लोगों में एक एक्सेसरी या अबेरेंट राइट हिपैटिक आर्टरी निकल आती है, तो ये नॉर्मली जो राइट हिपैटिक आर्टरी है वो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर से निकलती है, कुछ लोगों में एडिशनल या एबनॉर्मल होती है, तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से निकलती होती है। ये एनाटॉमिकल वेरिएशन के अंदर आता होता है। क्लियर? व्हाट आर द टू मेजर एनाटॉमिकल रूट्स और पाथ जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ जाता होता है? ठीक हो गया, तो वो रिलेटेड होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड और इंटरनल थोरैसिक लिम्फ नोड, और ये लैटरल और मीडियल होते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड लैटरल होते हैं और जो मीडियल है वो इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड होते हैं। अब जो बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर है, जो गैस्ट्रिक अल्सर की जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो लेजर कर्वेचर है आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सिलिक ट्रंक की ब्रांच होती है, और जो आपका डूडिनल अल्सर है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम के पीछे पड़े हुए होते हैं। लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस तो ये अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट होता है, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का, और जो अम्बलाइकल आर्टरी है वो मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बनाती है, और जो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट है वो यूरेकस से बनता है। और यूरेकस पेटेंट हो जाए तो उससे क्या होता है, यूरिन निकलना शुरू हो जाता है फ्रॉम द अम्बलाइकस। इसके बाद वेज शेप फैट फिल्ड स्पेस, एनल कैनाल और रेक्टम उसके लैटरली इसकियो रेक्टल फोसा होता है, और उसके अंदर पुडेंडल कैनाल या एल्कोव कैनाल देखने को मिलती होती है। सर्विक्स की बायोप्सी ली है तो इसमें डिस्क कैराटोसिस यानी प्री मेच्योर केराटिनाइजेशन ऑफ सेल्स है, और कोई कोइलोसाइट्स है। तो ये कोइलोसाइट्स और डिस्क कैराटोसिस ये दोनों आपको एचपीवी इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। रट्टा मारना तो 6 और 11 है ये वार्ड्स करवाता है, 16, 18, 31, 33, 45 ये कैंसर करवा देता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेशन ये भी देख लेना, बर्किट में 814 है, 922 CML फिलाडेल्फिया BCR ABL मैसिव स्प्लीनोमेगाली इमाटिनिब, 1418 फोलिकुलर है, 814 बर्किट होती है, स्टारी स्काई अपीयरेंस एप्स्टीन बार वायरस से रिलेटेड होती है। ओके, माइटोटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। 1114 तो ये आपकी मेंटल में होती है, ठीक हो गया। और जो 1118 है वो मार्जिनल है। 1517 AML की M3 एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, 1517 जिसमें आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड यूज़ करते हैं, और रोड्स MPO पॉजिटिव ग्रैन्यूल्स होते हैं। DIC इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। क्लियर? इसके बाद एक पेशेंट है जिसको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसके लिए लीवोथायरॉक्सिन देते हैं, और जब भी थायराइड की आपने मॉनिटरिंग करनी है तो हमेशा TSH के लेवल्स कराने होते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होगा, तो TSH इज़ द सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर थायराइड। सही है। एक चाइल्ड है जिसको जनरलाइज्ड पिटिंग एडिमा है, ओके, और
पाल्पेबल लीवर है। तो CPSP के अंदर क्वाशियोरकर का सिनेरियो आता है। कैसे पहचाना है कि छोटा बच्चा जिसकी वीनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, मतलब अभी रोटी छोटी से नहीं खाना शुरू किया है और उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, एडीमा हो गया है, तो क्वाशियोरकर में जाना है। इसका मिमोनिक मील्स होता है, MEALS। एम से मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ई से एडीमा क्योंकि एल्ब्यूमिन नहीं है। ए से एनीमिया। एल से लीवर फैटी क्योंकि एपोलाइपोप्रोटीन नहीं है जिससे लीवर का साइज बढ़ जाता है। और एस से स्किन चेंजेस, कि स्किन में पिगमेंटेशन देखने को मिलती होती है। अगला है पेशेंट को अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट का डेवलपमेंटल डिले है। इंपॉर्टेंट थिंग इज उसकी जो स्किन है वो फेयर है। स्किन का कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर है, मतलब स्किन की पिगमेंटेशन नहीं हो पाई। पिगमेंटेशन के लिए मेलानिन चाहिए। मेलानिन टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन फिनाइल एलानिन से बनता है। और फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर पॉजिटिव आता है। तो ये फिनाइलकीटोनुरिया जिसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, माइक्रोसेफेली, मस्टी माउजी ऑर्डर देखने को मिलता होता है। अगला है कि जो नेक्रोसिस है उसके अंदर सिमियर पैटर्न होता है और एपोप्टोसिस के अंदर DNA लैडरिंग पैटर्न देखने को मिलता है 180 बेस पेयर्स का। स्टेप लैडर पैटर्न एपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में सिमियर पैटर्न होता है, DNA टूट फूट जाता है। पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस ये देखने को मिलती होती है। अगला है पेशेंट को पेनलेस लंप है थाई में, ठीक हो गया, ओके, मतलब उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। तो जब एक्सीडेंट होगा मसल को इंजरी होगी, मसल में हीमाटोमा बनेगा और उस हीमाटोमा की कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और वो हड्डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मसल हड्डी में कन्वर्ट हो गया, एक टिश्यू या एक सेल दूसरे सेल में रिप्लेस हो गया, तो ये मेटाप्लेजिया है। और ये मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया है, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया है, ठीक हो गया। और जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो डैमेज डीजेनरेटेड टिश्यू के अंदर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, मेटास्टैटिक हाइपर कैल्सीमिया में देखने को मिलती होती है। अगला है पेशेंट को न्यूक्लियर पिलियोमॉर्फिज्म और माइटोटिक फिगर ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज फुल थिकनेस को इन्वॉल्व कर रहा है लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर इंटैक्ट है तो कार्सिनोमा इन सिटू, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेड कर ली गई है तो कहाँ जाओगे, इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो जो टेटनोस्पाज्मिन है टेटनस से प्रोड्यूस होता है, टेटनस ग्राम पॉजिटिव रॉड है। तो ये टेटनोस्पाज्मिन एक्सोटॉक्सिन है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये न्यूरोटॉक्सिन क्योंकि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा ग्लाइसिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे तो मसल अकड़ जाएंगे, स्पास्टिक पैरालिसिस, लॉक जा, ट्रिस्मस, राइजस सार्डोनिकस ये देखने को मिलता होता है। अगला है ट्रांजिएंट प्रूरिटिक अरिथमेटस व्हील्स। तो जो व्हील्स है उर्टिकेरिया, जैसे ही एलर्जन का एक्सपोजर हुआ स्किन के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो गए। तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, इमीडिएट एक्यूट एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक। तो ये उर्टिकेरिया टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। मास्ट सेल, हिस्टामिन, IgE ये सारी चीज़ें रट्टा मार लेना, इयोजिनोफिल भी रट्टा मार लेना। अगला जो MCQ है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, तो इसके लिए ब्लड एगर यूज़ करते हैं और ब्लड एगर ऑप्शन में नहीं है तो मैकफीडियन एगर लिखा हुआ है, बहुत ही फजूल है। मैं आपको रूल आउट करने का तरीका बताता हूँ अगर आपको आंसर नहीं आता। सबसे पहला है LJ मीडियम, तो ये तो यूज़ होता है उसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मतलब टीबी है तो टीबी के लिए कौन सा मीडियम यूज होगा, LJ मीडियम यूज होगा। लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम यूज होगा। इसके बाद है थियर मार्टिन। जो थियर मार्टिन है ये नाइजीरिया गनोरिया और नाइजीरिया मेनिंजाइटिडस ये दोनों ग्राम नेगेटिव कोकाई है उनके लिए आता है। लोफलर वाला ये किसके लिए आता है, ये डिफ्थीरिया के लिए आता है। लोफलर मीडिया डिफ्थीरिया के लिए आता है। मैकॉन्कीस ग्राम नेगेटिव रॉड लैक्टोज फर्मेंटर वाले लाइक क्लैप्सेला, इकोलाई, एंटीरोबैक्टर। तो बाकी क्या बचा, मैकफिडियन, बस ऐसे रट्टा मारना। तो आगे है एक पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी स्वाल्विंग है बहुत सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है। गैग रिफ्लेक्स का जो आफरेंट होता है वो ग्लोसोफ्रेंजियल है और जो ईफरेंट है वो वेगस है। तो उसका मतलब उसकी वेगस उड़ गई होगी क्योंकि जो वेगस होती है ना वो इसोफेगस के स्मूथ मसल को भी सप्लाई करती होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टंग की वेस्टिंग और फैसिकुलेशन है, इसका मतलब है 12वीं नर्व भी उड़ गई है। तो ये क्या है डिजीज, तो ये है बल्बर पालसी। कैसे पता लगा, 9वीं 10वीं 11वीं नर्व और
बल्ब का मतलब है मेडला, और मेडला से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नर्व निकलती है। तो जब टंग की वेस्टिंग और फैसिकुलेशन होगी तो उसका मतलब है टंग की लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पाल्सी है। टंग की हाइपोग्लोसल नर्व तो 12वीं उड़ गई, गैग रिफ्लेक्स 9वीं 10वीं उड़ गई। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो ये बल्बर पाल्सी है, मेडला उड़ गया है, जिसकी वजह से डिस्फेजिया देखने को मिल रहा है। अगला पेशेंट है जिसको क्रॉन्स डिजीज है। क्रॉन्स डिजीज में स्किप लीजन होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा होता है, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बेरियम मील फॉलो थ्रू करते हैं। जो बेरियम स्वालो है इसोफेगस के लिए, स्टोमक के लिए बेरियम मील, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बेरियम मील फॉलो थ्रू, और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बेरियम अनीमा यूज करते होते हैं। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसकी डायलिटेशन है, डिस्टल पार्ट की नैरोइंग है, उसको बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं, और ये एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती है। एक्लेजिया कार्डिया में जो डिस्फेजिया होता है वो एट ए टाइम सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है, ज़्यादा लिक्विड्स के लिए होता है। जबकि कैंसर के अंदर इसोफेगस का जो कैंसर है उसमें डिस्फेजिया पहले सॉलिड्स के लिए होता है फॉलोड बाय लिक्विड्स। एक पेशेंट है जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, कि जब भी एक्सरसाइज करता है उसको एस्थमा होता है, तो उसको ऐसी मेडिसिन दी है इनहेलेशन रूट से जो उसको प्रिवेंट कर रही है, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। तो जो मास्ट सेल स्टेबिलाईजर है वो क्रोमाइलिन होते हैं, ये मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। रट्टा मारना कि जब मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन होती है तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, हिस्टामीन और ट्रिप्टेस। हिस्टामीन वेजोडाइलेशन और वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाता है, और जो ट्रिप्टेस है वो मास्ट सेल एक्टिवेटर है, मतलब ये बताता है कि मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जीआईटी के अंदर जो स्लो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है वो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल उससे जनरेट होती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल से जनरेट होता है। आगे चलते होते हैं सी एस एफ के फंक्शन पूछ रहे हैं, तो वह सी एस एफ क्या करती है, सपोर्ट और कुशन प्रोवाइड करती होती है, हाइड्रोलिक कुशन वाला काम करती है, जैसे कोई मुक्का शुक्का लग गया, ब्रेन की इंजरी को प्रिवेंट करना। सीकेडी वाला पेशेंट है और वो हीमोडायलिसिस पे भी है, और उसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। रट्टा मारना, एट्रियल फिब्रिलेशन से थ्रोम्बस बन जाते हैं, तो आपने एंटीकोआगुलेंट यूज करने हैं, और कौन सा यूज करोगे, आप एपिक्साबान यूज करोगे सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर। तो सीकेडी वालों में एंटीकोआगुलेंट कौन सा यूज करते हैं, एपिक्साबान, और कौन सा यूज नहीं करना, हैपेरिन यूज नहीं करना, खासतौर पर लो मॉलिक्यूलर वेट हैपेरिन। नेक्स्ट है पेनफुल लंप है ग्रोइन के अंदर। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने प्यूबिक टुबरकल को देखना है। अगर ये प्यूबिक टुबरकल से इन्फीरो लैटरल है तो ये फेमरल हर्निया है, फीमेल्स में होता है, स्ट्रैंगुलेट हो जाता है क्योंकि नेक इसकी नैरो होती है। अगर ये प्यूबिक टुबरकल से सुपीरोमीडियल है तो ये इंग्वानल हर्निया। और ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन हर्निया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट है जो मोस्ट पोटेंट एंड्रोजन, तो वो DHT होता है, और जो मोस्ट पोटेंट ईस्ट्रोजन है वो एस्ट्राडायोल होता है। DHT दो जगह पे काम करता है, प्रोस्टेट और हेयर फॉलिकल के सेल्स के अंदर। अगला है पेशेंट को प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, बूढ़ा पेशेंट है जिसका मेमोरी लॉस, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, डिसओरिएंटेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन है। ठीक हो गया। तो बूढ़े पेशेंट में कॉग्निटिव डिक्लाइन का होना, कॉर्टिकल एट्रोफी और यानी कॉर्टेक्स की एट्रोफी होना, और नैरो ऑफ गाराई वाइडनिंग ऑफ सेल काई, तो ये अल्जाइमर में होते हैं। अल्जाइमर में सेल के अंदर न्यूरोफिब्ररी टैंगल्स टाउ प्रोटीन और सेल के बाहर बीटा अमालाइड प्रोटीन, ये रट्टा मारना। जो लुई बॉडी है ये अल्फा सिन न्यूक्लियन प्रोटीन से बनती है, लुई बॉडी डिमेंशिया और पार्किंसन में देखने को मिलती है। अगला पेशेंट है जिसको पाल्पिटेशन है, हीट इंटॉलरेंस, फाइन ट्रेमर, तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस है, ग्रेव्स डिजीज है। तो जो एडजुवेंट है, एडजुवेंट का मतलब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए प्रोपैनालोल यूज करते हैं। तो प्रोपैनालोल सिम्प्टोमेटिक एडजुवेंट ट्रीटमेंट और थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट को रिलीव करती है। कैसे, नंबर 1 ये जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है, पाल्पिटेशन होना, ट्रेमर्स होना, ये उसको कंट्रोल करती है, और ये T4 को T3 में कन्वर्ट भी नहीं होने देती पेरिफेरल टिश्यू के अंदर। इसके बाद लॉन्ग टर्म फास्टिंग के अंदर क्या होगा, पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर उसके बाद क्या होता है, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन। तो पहले ग्लाइकोजन स्टोर खत्म
ख़त्म हो गए, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस ख़त्म होगी, फिर फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन पे आएंगे, उससे हम कीटोन बॉडी पे चले जाएंगे। एक पेशेंट है, सॉरी, जो आइज़ होती है वो रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट कर लेती है, रेड और ग्रीन कलर को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है एक स्टिमुलाई के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब रेड ग्रीन येलो, उनको डिफरेंशिएट कर पाना, या सिवियर पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, उनको डिफरेंशिएट कर पाना। इसके बाद एक पेशेंट है, चाइनीज रेस्टोरेंट में गया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। जब भी कुछ खाया है 1 से 6 घंटों के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो ये एक्यूट फूड पॉइजनिंग है। दो डिफरेंशियल बनते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सीरियस। बैसिलस सीरियस में कब जाना है, जब उसने रीहीटेड फ्राइड राइस खाए होंगे, देखो उसने फ्राइड राइस खाया है, अगर उसने गोश्त वगैरह खाया है, मायोनीज खाई है, तो फिर आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में चले जाते होते हैं। अब जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है उससे मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, मैंडिबल वगैरह राइज करती है। स्टेपीस एस से सेकंड, एस से स्टेपीस, तो जो स्टेपीस सेकंड से बनती है, मेलियस इंकस फर्स्ट से बनती है, हाइवाइड बोन सेकंड और थर्ड से बनती है, थायराइड कार्टिलेज फोर्थ और सिक्स से बनता है। और एक और बात रट्टा मार लेना कि जो फिफ्थ होती है वो बनती नहीं है, बनती है तो वो ख़त्म हो जाती है। और जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है उसको मैकल्स कार्टिलेज वगैरह बनता होता है, मैंडिबुलर नर्व होती है। अगला है पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी हुई है, पता लगा कि जो इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है उसका टेस्ट चला गया, तो कोडा टिम्पेनाई, जनरल सेंसेशन, लिंगुअल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 के लिए ग्लोसोफरेंजियल, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसके लिए वेगस नर्व आ जाती होती है। पेनक्रियास का जो हेड है उसके पीछे सीबीडी पड़ी होती है, उसको कंप्रेस करेगी तो सीबीडी कंप्रेस होगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा, जिसमें पेशेंट को पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस, गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होगा, ईएलपी जीजीटी रेस्ट हो गए, डार्क यूरिन, पेल स्टूल देखने को मिलता होता है। इसके बाद वो कौन सी स्पेस है जो स्टोमक के पीछे और पेनक्रियास के आगे पड़ी हुई होती है, तो उसको लेजर सैक कहते हैं या ओमेंटल बर्सा कहते हैं। और रट्टा मारना, अगर डूडिनल अल्सर या स्टोमक अल्सर उसकी पोस्टीरियर वाल परफोरेट हो जाए तो कंटेंट कहाँ पे जाएंगे, लेजर सैक में जाएंगे, जिसको ओमेंटल बर्सा कहते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में सुपोरेटिव एक्सुडेट होता है, न्यूट्रोफिल मस्कुलरिस प्रोप्रिया में देखने को मिलते होते हैं, फीकोलिथ की वजह से देखने को मिलता होता है। फीटल डेवलपमेंट के अंदर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वहां से एरिथ्रोपोइसिस कहाँ बनती होती है, तो इसका निमोनिक होता है पहले एक निमोनिक था बड़ा अच्छा सा हिमाटोलॉजी का, मेरे निमोनिक ध्यान से निकल गया क्योंकि मेरे जहन में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है। चलो मैं किताब से देख के बता देता हूँ। इसका निमोनिक होता कि यंग लीवर सिंथेसाइजेस ब्लड, तो जो 3rd to 8 वीक है जिसको एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं, वहाँ पे यंग, वाई से यंग, वाई से यॉर्क सैक, और जो लीवर होता है वो 6 वीक से लेकर बर्थ के टाइम तक सेल्स बनाता होता है, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें सप्लीन है और अडल्ट्स के अंदर बोन मैरो ये देखने को मिलता होता है। अगला है पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर है, एक एंटी सीजर ड्रग दी गई है। वो कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिससे जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो वो फेनिटोइन होती है। और फेनिटोइन रट्टा मारना ये हिर्सुटिज्म भी करवा देती है, और फेनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, फोलेट की डेफिशिएंसी करवा देती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा देती है, साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है। जो वेल्प्रोइक एसिड है वो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, सोडियम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, गाबा ट्रांसअमाइनेज को भी ब्लॉक करता है। वेल्प्रोइक एसिड जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर इनके लिए यूज़ करते हैं। और जो वेल्प्रोइक एसिड है हेपाटोटॉक्सिक और पेनक्रियाटाइटिस करवा देता होता है। अगला है पेशेंट का सिनेरियो में देखो, डायस्टोलिक मर्मर है, वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, हाई वॉल्यूम पल्स, पल्स प्रेशर वाइडेंट हो जाना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाना, तो ये सारा एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता होता है। ओके, रूमेटाइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट है, मीथोट्रेक्सेट दी गई है, तो मीथोट्रेक्सेट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। साइड इफेक्ट में माइलो सप्रेशन है और ल्यूकोवोरिन हम इस्तेमाल करते होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स है वो मूव कर जाते हैं ब्लड से टिश्यू की तरफ, तो जो ट्रांस माइग्रेशन होती है जिसको डायापेडेसिस कहते हैं वो PCAM1 या CD31 इससे कंट्रोल होती है। एक बात रट्टा मारना, सारे स्टेप्स मार्जिनेशन और जो रोलिंग है वो सिलेक्टिन करवाते हैं, और जो एडहीजन है वो इंटेग्रिन्स कराते हैं ICAM1। ट्रांस माइग्रेशन या डायापेडेसिस PCAM1 या CD31, कीमोटैक्सिस C5A, इंटरल्यूकिन 8
और ल्यूकोट्राइन B4, ऑप्सोनाइजेशन C3b, IgG और लास्ट में फेगोसाइटोसिस हो जाती होती है। अगला है पेशेंट है जिसको सीवियर पैल्विक पेन है, यूट्राइन ब्लीडिंग है, पता लगा उसमें फाइब्रॉइड है, जिनकी ब्लड सप्लाई से वो बढ़ गए, यानी उसमें रेड डीजनरेशन हो गई है। तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें इस्कीमिक नेक्रोसिस होना, तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। लेकिन ब्रेन के अंदर या बैक्टीरियल एब्सेस है उसमें लीकोफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सीवियर नोजिया वॉमिटिंग, तो इसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, बीटा सीजी ज़्यादा होने की वजह से होता है। जब ज़्यादा वॉमिटिंग करोगे तो एसिड को बाहर निकाल दोगे, एसिड बाहर निकल जाएगा तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। फाउलर्स पोजीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क क्या होता है? फाउलर पोजीशन में जो सांस है वो तो बेहतर आ जाती होती है, लेकिन इसमें लोअर लिम्स में वीनस पूलिंग होती है। जब ब्लड पूल करेगा, ये 45 डिग्री की पोजीशन होती है। जब लोअर लिम्स में ब्लड की पूलिंग होगी तो थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस से एम्बोलिज्म, डीवीटी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता होता है। एक पेशेंट है जिसको मसल वीकनेस है, अगर स्पास्टिक हो तो अपर मोटर न्यूरॉन, अगर फ्लैसिड हो लोअर। फेसिकुलेशन ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का पॉइंट है, लेकिन हाइपर रिफ्लेक्सिया ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। तो एक डिजीज है जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों की फाइंडिंग्स आती है, उसको ALS कहते हैं। और इसके अंदर ALS के अंदर रट्टा मार लेना कि इसको मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स वेंट्रल हॉर्न के अंदर पड़े हुए होते हैं, और इसके लिए ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं? राइलाजोल यूज़ करते हैं, राइलोजोल। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको क्रेनियल नर्व डेफिसिट है ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस, और हेमीप्लीजिया लेफ्ट साइड का है। हेमीप्लीजिया लेफ्ट साइड का है और फेस की राइट साइड की पैरालिसिस है। तो ये क्रॉस्ड है या अनक्रॉस्ड है? तो ये क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है, और क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया का मतलब है लीजन ब्रेन स्टेम के अंदर पड़ी है, मिड ब्रेन पॉन्स या मेडुला में पड़ी है, तो लीजन ब्रेन स्टेम में है। अगर ये अनक्रॉस्ड होता, फेस भी सेम साइड का, बॉडी भी सेम साइड की, तो ये अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया होता, जिसमें लीजन ब्रेन स्टेम से ऊपर लाइक इंटरनल कैप्सूल या सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसमें देखने को मिलती होती है। इसके बाद एक बंदा स्टेशनरी कार में बैठा हुआ था, उसको पीछे से हिट किया और उसको सीवियर नेक पेन और नेक की स्टिफनिंग हो गया है। तो जो नेक की जो इंजरी होती है, खासतौर पर अगर कोई बंदा स्टैटिक हो, पीछे से आके ठोका हो, तो हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है, हाइपर एक्सटेंसिव इंजरी होती है, जिसको विप्लैश इंजरी कहते होते हैं। ठीक हो गया। और इससे सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम देखने को मिल सकता होता है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम भी हो सकता होता है। अगला पेशेंट है जिसको मसल वीकनेस है, लॉस ऑफ टोन, फ्लैसिडिटी और फैसिकुलेशन। तो ये सारे लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स यानी वेंट्रल हॉर्न डैमेज हो गया है। तो अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स, इसका डिफरेंस आप पढ़ लेना। लॉस ऑफ वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन, तो ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लामिनिस्कल सिस्टम है, और लोअर लिम्स के लिए फेसिकुलस ग्रेसिलस, क्योंकि ग्रेसिलस लोअर लिम का मसल है, और अपर लिम के लिए क्यूनेटस होता है। एक पेशेंट है जिसकी सलाइवरी सिक्रीशन को रोकना है। सलाइवा की जो सिक्रीशन है वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करना है तो एट्रोपिन देनी है। तो एट्रोपिन देने से क्या हो जाएगा? सिक्रीशन सारी कम हो जाएगी, ड्राई माउथ हो जाएगा। सही हो गया। कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, होट एज अ हेयर, मैड एज अ बीटर, पता नहीं क्या कुछ ऐसा मिमोनिक था, ये देख लेना। अगला है पेशेंट को सॉफ्ट मोबाइल नॉन टेंडर स्वेलिंग है फोरहेड पर, जो इसका साइज बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो स्किन ओवर द स्वेलिंग है वो नॉर्मल है, और जो स्लिप साइन पॉजिटिव है। स्लिप साइन या जो स्किन पिंच टेस्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब अगर आप स्वेलिंग के ऊपर स्किन को पिंच कर सकते हैं तो उसको स्किन पिंच साइन पॉजिटिव कहते हैं, और ये लाइपोमा में होता है। सेबेशियस सिस्ट में ये टेस्ट नेगेटिव होता है। क्लियर। जो फाक्स सेरिब्राई है, ये ड्यूरा मैटर की शीट होती है, जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिफरेंशिएट करती होती है। एंटीरियरली ये किससे जुड़ी हुई होती है? क्रिस्टा गिलाई से जुड़ी हुई होती है। यह एथमॉइड बोन का पार्ट होता है, और इसका काम है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिफरेंशिएट करना। इसके बाद जो CNS है, उसकी जो माइलिनेशन है, CNS की और ऑप्टिक नर्व की ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं, और डीमाइलिनेशन हो तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके शवान सेल करते होते हैं, और इसकी डीमाइलिनेशन हो तो GBS हो जाता होता है। एक पेशेंट को MCA आर्टरी का स्ट्रोक है। पेशेंट फ्रस्ट्रेट है क्योंकि उसको पता है वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया या मोटर एफेजिया। बोल नहीं पा रहा
तो मैं इसको याद करता हूँ, भोंक नहीं पा रहा, तो बी से ब्रोकाज एरिया, तो ब्रोकाज एरिया डैमेज है। एरिया 44 45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस, तो इसमें जो स्पीच होती है नॉन फ्लुएंट होती है लेकिन उसको समझ सारा आ रहा होता है। रेक्टस फेमरस एंटीरियर इंफीरियर इलेक्स स्पाइन, जबकि एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से इंग्वाइनल लिगामेंट और सार्टोरियस निकलता है। रेक्टस फेमरस क्वाड्रिसेप्स है, क्वाड्रिसेप्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, नी की एक्सटेंशन करते हैं L3 L4 और थाई की फ्लेक्शन करते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रीवियस चाइल्ड पैदा हुआ था जिसको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज थी, अब उन्होंने कोई जेनेटिक डायग्नोसिस करना है। देखो स्क्रीनिंग वाला टेस्ट अलग होते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट अलग होते हैं। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट में एमनियोटिक फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं तो एमनियोसेंटेसिस और वो 15वें हफ्ते पे करते हैं, लेकिन अगर प्लेसेंटल टिश्यू को निकाल रहे हैं, कोरियोनिक विलाई को निकाल रहे हैं, तो उसको कोरियोनिक विला सैंपलिंग 10 से 12 हफ्तों पर करते होते हैं। एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, वजन कम हो रहा है और जिगर में मैस है, तो समझ जाना हेपेटोसेलुलर कैंसर है। और लीवर के कैंसर में अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा होती है। ट्यूमर मार्कर ज़रूर पढ़ लेना, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कोलोरेक्टल कैंसर, CA125, सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, CA99 पेनक्रियाज है, अल्फा फीटोप्रोटीन और यॉर्क सैक और हिपैटोसेलुलर बीटा एससीजी कोरियो कैंसर में देखने को मिलता होता है। अगला एपिसोडिक हेडेक, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, तो ये ट्राई रट्टा मार लो। हेडेक मतलब पेन हो रहा है, पी से पाल्पिटेशन और पी से पर्सपिरेशन स्वेटिंग और पी से प्रेशर हाइपरटेंशन, तो ये 5-4 पी होते हैं। तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा और इसमें एपिसोडिक चीज़ें होती है, विनाइल मेंडेलिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा है। इसमें सीरम मेटानेफ्रिन लेवल कराते होते हैं और ट्रीटमेंट के अंदर पहले फिनॉक्सीबेंजामीन और फिर प्रोपेनालॉल देते हैं, पहले अल्फा ब्लॉकर फिर बीटा ब्लॉकर देते होते हैं। क्लियर। अगला है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर माइनर ट्रॉमा। लैब्स के अंदर पता लगा पीटी और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है। पीटी INR ये एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 7, एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे हेपरिन 8 9 11, ये रट्टा मार लेना। मतलब पीटी और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि जो कॉमन क्लॉटिंग फैक्टर के पाथवे है वो इन्वॉल्व है, वो होते हैं 1 2 5 10, 1 2 5 10। तो और जो फाइनल होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। जब भी पीटी एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है तो जो कॉमन पाथवे वाले हैं वो इन्वॉल्व है 1 2 5 10। तो इसमें बेस्ट आंसर फैक्टर 2 जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं उसकी तरफ आपने जाना होता है। एक पेशेंट है अपने शर्ट को बटन नहीं कर पा रहा, अपनी डिफिकल्टी परफॉर्मिंग फाइन वॉलंटरी मूवमेंट, तो वो फाइन वॉलंटरी मूवमेंट कर नहीं पा रहा, तो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो कि पिरामिडल न्यूरॉन से निकलता है, अगर वो बैलेंस इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन की बात करें तब आंसर परकिंजी सेल है, जो सेरिबेलम के सेल्स होते हैं। जो RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH आइसोइम्यूनाइजेशन, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, जब RH नेगेटिव मदर है, बेबी RH पॉजिटिव होता है, तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स हार्ट की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाते तो वो क्या बनाते हैं, एंडोकार्डियल कुशंस, और एंडोकार्डियल कुशन नहीं होगा तो सेप्टम भी नहीं बन पाएगा और VST हो जाएगा। और जो VST है वो मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेनस वाला पार्ट होता है और जो EST है उसका ओस्टियम सिकेंडम पार्ट होता है। अगले पेशेंट को सडन सीवियर हेडेक है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, तो सब अरेक्नाइड हैमरेज की तरफ जाना होता है। इसके लिए आप क्या करते होते हैं, सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो आप क्या करते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन सबसे पहली, फिर इसके बाद आप LP की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला पेशेंट है जिसको फेशियल हैवीनेस है, हेडेक है, पेरी ऑर्बिटल डिस्कम्फर्ट है। पेरी ऑर्बिटल अपने हाथ लगा के देखो ऑर्बिट के अराउंड, तो आप अपने माथे पे हाथ लगाओगे, माथे में साइनोसाइटिस हो गया है तो माथे के अंदर फ्रंटल साइनोसाइटिस है। बेस्ट आंसर फ्रंटल साइनोसाइटिस है, लेकिन इसमें पैरानेजल साइनोसाइटिस प्रेफर कर दिया है। चलो आगे है, पेशेंट को वाटरी डायरिया और डिहाइड्रेशन है। पहले डायरिया और डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया से किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो कम होने से यूरिन आउटपुट कम होगी और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया। दैट मींस एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में चली गई है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मोस्ट कॉमन काज इस्कीमिया होता है। सेकंड
नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड, सिस्प्लाटिन वगैरह। एक पेशेंट को क्रॉनिक जॉइंट पेन है, उसके लिए फिनासेटिन या एनसेड या पेन किलर यूज करेगा। तो पेन किलर यूज करने से अचानक ही उसको फीवर, हीमाटूरिया हो जाए तो आपने रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस में जाना होता है। और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस सिकल सेल एनीमिया, एनाल्जेसिक्स, एनसेड्स और डायबिटीज इनकी वजह से देखने को मिलती है। मोस्टली एनसेड की वजह से देखने को मिलती होती है। सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल सेल के थ्रू, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू वो एल्डोस्टेरोन करता होता है, जबकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट पर वो ADH कंट्रोल करता होता है। अगला है पेशेंट को फटीग है और वेट गेन है, थकावट है और वजन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। लेकिन पता लगा कि उसका लिबिडो भी कम है। लिबिडो कम होने का मतलब है GNR गोनेडोट्रोपिन्स FSH-LH उसकी कमी है, मतलब पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है उसकी कमी है। तो मसला पिट्यूटरी वाली साइड से है, TSH प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। जब TSH प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा तो T4 प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। पिट्यूटरी का मसला है क्योंकि बाकी हार्मोन भी पिट्यूटरी के काम हुए हुए हैं। अगला फटीग, वेट गेन, तो ये सारा हाइपोथायरॉयडिज्म का टिपिकल सिनेरियो है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, लेकिन आयोडीन सफिशिएंट एरिया में हाशिमोटोस की तरफ जाना होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, जो डायाफ्राम है उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है वो किससे बनती होती है? डायाफ्रामेटिक करूरा, जो कि वर्टिब्रा से अटैच हुए हुए होते हैं। एक पेशेंट है जिसको IgA नेफ्रोपैथी है, और IgA नेफ्रोपैथी में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसको बर्जर डिजीज कहते हैं। और इसके अंदर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको खाने वाला सेल कौन करेगा? टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं जिनको मिजेंजियल सेल कहते हैं, वो इनको खा जाते होते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को क्लियर कर देते होते हैं। एक पेशेंट को अपर और लोअर लिम्ब की सडन वीकनेस है, कंप्लीट हेमीप्लीजिया है, तो इंटरनल कैप्सूल की तरफ जाना है। प्योर मोटर स्ट्रोक है, इंटरनल कैप्सूल का जो पोस्टीरियर लिम्ब है उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज हो जाता है, और इंटरनल कैप्सूल वाइट मैटर है। वाइट मैटर एक्सॉन्स, ग्रे मैटर सेल बॉडीज होती है न्यूरॉन्स की। अगला है कि पेशेंट को जनरलाइज एडीमा और डिक्रीज यूरिन आउटपुट है। पता लगा कि उसकी GFR भी क्या हुई हुई है? कम हुई हुई है। अब उसकी GFR क्यों कम हुई हुई है? इट माइट बी ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, लेकिन इसमें GFR बढ़ती होती है। GFR बढ़ती होती है जब प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होती है तो GFR बढ़ती है। अपने कॉन्सेप्ट को खराब ना करना। लेकिन एडीमा क्यों हुआ है? वो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से हुआ है। क्लियर। आगे एक 6 मंथ का ओल्ड इन्फेंट है जिसको साइनोसिस है, फेलियर टू थ्राइव। और अगर किसी बच्चे को साइनोसिस होती है, इन्फेंट को, तो आपने कहाँ पे जाना है? टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। और अगर न्यू नेट को होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो TGA में जाना होता है। और रट्टा मार लेना, जो टॉप वाला पेशेंट है, राइट टू लेफ्ट शंट है, साइनोसिस होती है, स्क्वाट पोजीशन में बढ़ जाती है, बूट शेप हार्ट, तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में देखने को मिलता होता है। इसके बाद 7 महीने का इन्फेंट है, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, टांगे उसने चेस्ट पे उठाई हुई है। इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉसेज शेप मैस है और रेड कुरेंट जेली स्टूल देखने को मिल रहा है। रेड कुरेंट जेली स्टूल, एब्डोमिनल पेन, सॉसेज शेप मैस, तो ये इंटरसेप्शन में होता है। इलियाकोलिक मोस्ट कॉमन टाइप होती है, और इलियाकोलिक होती है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाता होता है। एओर्टिक वाल्व कब ओपन होगा? जब आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता होता है। अगला पेशेंट की FNAC की है, वर्सा मैंडिबुलर ग्लैंड। पता लगा कि उसकी डिफिकल्टी इन स्वालोविंग, स्वालो नहीं कर पा रहा, और अब इम्पेयर्ड एलिवेशन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, तो ये कौन सा मसल आ जाएगा? माइलोहायोइड। वाई? कि जो माइलोहायोइड है उससे मैंडिबुलर ग्लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और फ्लोर ऑफ माउथ बनाता है, तो इस मसल की क्या हो गई है? पैरालिसिस हो गई है। अगला पेशेंट है जिसका हेड का साइज बढ़ रहा है, जिसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, उसका साइज बढ़ गया है। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, उसमें हाइंड ब्रेन होता है जिसमें सेरिबेलम है, लेकिन फोसा इनलार्ज कर गया है, सेरिबेलम की एजेनेसिस है, तो ये डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशन में देखने को मिलता है। इसमें 4th वेंट्रिकल की डायलेशन होती है, सेरिबेलम का जो वर्मिस है वो डेवलप नहीं हो पाता होता। क्लियर। डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशन होती है।
अगला है पेशेंट को ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू नेजल कैविटी में और फेशियल पेन, डायबिटीज वाला पेशेंट हो तो रट्टा मार लेना म्यूकोर माइकोसिस, वाइड एंगल पे हाइफी होते हैं, नॉन सेप्टेड हाइफी होते हैं। ड्यूरिंग कोरोनरी आर्टरी बाईपास इंटरनल थोरैसिक आर्टरी लेफ्ट साइड की ली जाती होती है। सही हो गया, क्लियर। लेकिन रट्टा मार लेना कि जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है उसे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी नीचे से सप्लाई करती है, वो लैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती होती है। एक बंदा वही है कि पीछे से हिट किया है तो हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होगी। अब देखो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये आगे पड़ा हुआ है लेकिन ये हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करेगा, पोस्टीरियर वाला पीछे पड़ा हुआ है लेकिन ये हाइपर फ्लेक्शन को रेजिस्ट करेगा। तो जब हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है, विप्लैश इंजरी है, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो आगे पड़ा होता है वो डैमेज हो जाता है। क्रॉनिक स्मोकर है जिसको डिस्फेजिया है, स्क्वेमस सेल कैंसर जो कि मोस्ट कॉमन होता है, मिडल 1/3 में होता है, और जो इसोफेगस का कैंसर होता है वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि स्मोकिंग में होता है। जो एफ्लाटॉक्सिन है उससे लीवर का कैंसर होता है, नाइट्रोसामिन उससे स्टोमक का कैंसर होता है, एस्बेस्टोस उससे ब्रोंकोजेनिक और मिजोथीलियोमा देखने को मिलता होता है। ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और प्रोलॉन्ग फास्टिंग बॉडी ग्लूकोज को मेंटेन करती है थ्रू हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकागोन और कोर्टिसोल दोनों होता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट थिंग इज जो लॉन्ग टर्म होता है वो ग्लूकागोन होता है। आई थिंक सो बेस्ट आंसर ग्लूकागोन है। कोर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन होता है। ओके, एक पेशेंट है जिसको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन के अंदर यूट्रस की कौन सी लेयर शेड होती है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होती है, और कौन सी रहती है वो स्ट्रेटम बेसेल जो इंटैक्ट रहती होती है। जो शेड होती है वो फंक्शनल लेयर है और जो रहती है वो स्ट्रेटम बेसेल है। अगला पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मैलन्यूट्रिशन और कीड़े निकल रहे हैं, एस्कैरिस लोफलर सिंड्रोम करवाता है। अब जो राउंड वार्म और नीमाटोड्स हैं उसके लिए एल्बेंडाजोल, फिर मेबेंडाजोल, फिर पेरेंटल पामोएट, इस तरतीब से रट्टा मारना एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। और जो सेस्टोड होती है जिसको टेप वार्म, और ट्रीमाटोड जिसको फ्लूक्स कहते हैं उसके लिए प्राइजिक्विंटल वगैरह यूज करते होते हैं। क्लियर। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस एसोसिएटेड होता है, दोनों में पीएन का पॉजिटिव देखने को मिलता होता है। अगला क्वेश्चन रिपीट है, शार्प पेन है ग्लूटियल एरिया पे तो इसकी ट्यूबरोसिटी में एवल्जन हो जाएगा, किसका? हैमस्ट्रिंग मसल का एवल्जन इंजरी हो जाती होती है। अगला पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस फेस की, अपर लिम की, लोअर लिम की, बॉडी लोअर लिम की है, स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक में अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होती है तो इसके अंदर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक उड़ जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलती होती है। टार्सल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल अपर लिम में मीडियन नर्व, टार्सल टनल लोअर लिम में तो इसके लिए टिबियल नर्व, और टिबियल नर्व सोल ऑफ फुट को सप्लाई करती है। इसके अलावा डोर्सिफ्लेक्सल और जो फ्लेक्शन ऑफ टोस उनको कंट्रोल करती होती है। अगला पेशेंट है यंग मेल है जिसको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, जब काम करेगा तो ठीक हो जाएगी, रेस्ट करने पे बढ़ जाती है, HLA B27 से एसोसिएटेड होता है। लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए हम फिर भी क्या करवाते हैं? MRI करवाते हैं। अगर वो ऑप्शन में ना हो तब आपने HLA B27 में जाना होता है। क्लियर। इसके बाद है कि जो रीनल सेल कैंसर होता है, मतलब कौन सी रीनल अनोमली RCC के रिस्क को बढ़ा देती है? तो वो हॉर्स शो किडनी होती है। इसको ऊपर कौन सी आर्टरी नहीं आने देती? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हॉर्स शो किडनी है ये टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के साथ एसोसिएटेड होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि टीचर ने स्टूडेंट पर गुस्सा किया या फेल कर दिया, स्टूडेंट ने अपना गुस्सा किसी थर्ड पार्टी पे उतार दिया या पेरेंट्स पे उतार दिया, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब है कि स्टूडेंट ये कहता कि टीचर ने मुझे जानबूझ के फेल किया, कि वो मेरे से गुस्सा करता है। ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन, तो ये ऑपोजिट रिएक्शन बना लेना कि जिससे आपको नफरत हो आप उससे तमीज से पेश आते हैं। सब्लिमेशन के अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में यूज करना, कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है तो वो क्रिकेट खेलेगा, उसमें लंबे लंबे छक्के मारेगा। ओके। तो नेक्स्ट है मस्टी या माउजी ऑर्डर, फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, टारोसिनेज इससे एल्बिनिज्म हो जाएगा, होमोजेंटिजेट ऑक्सीडेज इससे एल्केप्टोनुरिया देखने को मिलता होता है। अगला पार्किंसन का केस है, ट्रैप रट्टा मारना, T से ट्रैमर, रेस्टिंग ट्रैमर या पिल रोलिंग ट्रैमर, R से रिजिडिटी, कोग व्हील या लेड पाइप, A से एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, P से पोस्चरल, और इसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा उड़ जाता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन उड़ जाते होते हैं।
नेक्स्ट इज प्योर वाटर लॉस या प्राइमरी डिहाइड्रेशन, तो इसमें 5% डेक्सट्रोस वाटर देते होते हैं। सडन वायलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट, तो इसको हेमीबिलिस्मस कहते हैं, और इसमें कॉन्ट्रालैटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस उड़ जाता है। अगर कोडेट उड़ेगा तो कोरिया होगा जिसमें रैपिड जर्की मूवमेंट है। प्यूटामन उड़ेगा तो एथिटोसिस होगा, स्लो राइजिंग मूवमेंट। सब थैलेमस उड़ा तो हेमीबिलिस्मस होगा, रैपिड फ्लिंगिंग मूवमेंट, के पूरा का पूरा बाजू घूम गया है। नेक्स्ट इज कि एक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुई है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव देते हैं। कौन सी लैक्सेटिव होती है? जो वाटर और फैट की पेनिट्रेशन को बढ़ा देती होती है, तो वो डोकोजेट होती है। वाटर और फैट की पेनिट्रेशन बढ़ाना, तो उसको इमोलिएंट्स कहते हैं, ऑयल फॉर्मिंग सरफेक्टेंट वाली, और सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जो मिथाइल सेलुलोज है ये बल्क फॉर्मिंग है। लैक्टोलोज ये भी आपकी बल्क फॉर्मिंग होती है। सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डूडिनल आर्टरी ये एसएमए की ब्रांच होती है। असल में ये गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक हो गया। जो इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डूडिनल होती है वो किसकी ब्रांच होती है? इंफीरियर पेनक्रियाटिक और डूडिनल एसएमए की ब्रांच होती है। सुपीरियर वाली गैस्ट्रोडूडिनल से एक और आर्टरी भी निकलती होती है, आई थिंक सो, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी भी निकलती होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक पेशेंट है जिसको डिसलिपिडीमिया है, एलडीएल का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो इसके अंदर जो प्रोटेक्टिव होता है वो एचडीएल है, और जो रिस्की है वो एलडीएल होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। एक पेशेंट है जो ड्राई फूड खा रहा है, बिस्किट्स और ब्रेड्स है, तो वो सलाइवरी सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वाटरी सिक्रेशन को बढ़ाता होता है, सिंपैथेटिक एंजाइम वाली सिक्रेशन को बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों सलाइवा की सिक्रेशन को बढ़ा देते होते हैं। अगला है पेशेंट को पोस्ट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बाद नमूनिया हो जाए तो रट्टा मार लेना स्टेफाइलोकोकस ओरियस की तरफ, और अगर रस्टी कलर्ड स्पुटम हो, लोबार नमूनिया मोस्ट कॉमन, तो वो स्टेप्टोकोकस नमूनिया ही होता है। अगला है पेशेंट को एरिथेमा नोडोजम है, पेनफुल नोड्यूल्स शिन पे है, और हाइपर कैल्सीमिया है, और साथ में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, तो ये सार्कोइडोसिस में होती है। एस्टेरॉइड बॉडी, शोमान बॉडी देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज के पेशेंट को पैन सिस्टोलिक मर्मर है, तो पैन सिस्टोलिक मर्मर दो कंडीशन में होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में या वीएसटी में, और माइट्रल रिगर्जिटेशन में एट्रियल फिब्रिलेशन भी देखने को मिलती है। लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, क्रोमोसोम की राइबोसोम की डिटैचमेंट होना, और माइटोकॉन्ड्रिया में डेंसिटीज। इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉस ऑफ माइक्रोविलाई और डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में आते हैं, और बड़ी बड़ी एमार्फस डेंसिटीज होना, तो वह इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलती है। केजिएटिंग ग्रानुलोमा, टीबी, हिस्टोप्लाज्मा, नोकार्डिया में होते हैं। नॉन केजिएटिंग किसमें था? क्रॉन्स डिजीज और सार्कोइडोसिस के अंदर। एक फीमेल है जिसकी ब्रेस्ट बायोप्सी हुई है, बायोप्सी पे पता लगा कि एपिथेलियल प्रोलिफरेशन है, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्वेजन नहीं है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर करवाना है तो क्या प्री मैलिग्नेंट कंडीशन चाहिए? तो जो सीवियर डिस्प्लेजिया होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता होता है। बाकी ये डायग्राम पहले भी आई हुई थी। अच्छा, फीमर फ्रैक्चर से क्या हो जाता है? फैट एम्बोलिज्म 1 से 3 दिन के बाद। ठीक हो गया। 1 से 3 दिन के बाद हाइपोक्सीमिया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और पेटिशियल रैश होता है। जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं उनकी वी मैक्स फुल एगोनिस्ट से कम होती है, तो जो 2 वाला है वो पार्शियल एगोनिस्ट है। और लास्ट पॉइंट रट्टा मार लेना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एम वैल्यू को बढ़ा देते हैं, वी मैक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नॉन कॉम्पिटिटिव वी मैक्स को कम कर देते हैं, के एम वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वो कमेंट्स में लिख दे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।